फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो है प्राकृतिक संसाधन, अर्थ एवं परिभाषाएं और संसाधनों का वर्गीकरण। ये हमारे चैप्टर नंबर 3 वर्ल्ड नेचुरल रिसोर्स के अंतर्गत आता है। इसमें हम समझेंगे कि प्राकृतिक संसाधन क्या है और उसकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। संसाधनों का वर्गीकरण हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन आज हमारा जो केंद्र रहेगा वो रहेगा प्राकृतिक संसाधन, अर्थ एवं परिभाषाएं। तो शुरू करते हैं। अर्थ एवं परिभाषाएं क्या कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। सबसे पहले संसाधन समझते हैं। यदि संसाधन शब्द की उत्पत्ति के नजरिए से देखें तो हम पाएंगे संसाधन दो शब्दों से मिलकर बना है, स और साधन, जहां साधन से अभिप्राय स्रोत से है और स से अभिप्राय पुनः अर्थात बार बार उपयोग से है। अतः संसाधन वे स्रोत है या वे वस्तुएं हैं जिनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं और जिस पर मानव एक लंबे समय तक या दीर्घ अवधि तक निर्भर रह सकता है। यहाँ पर पिक्चर में विभिन्न संसाधनों को दिखाने की कोशिश की गई है, जैसे वेजिटेशन, एनिमल, सॉइल, मिनरल्स, वाटर। ये सभी प्राकृतिक संसाधन है। यदि और गहराई से समझे तो हम पाएंगे कि किन उद्देश्यों, आवश्यकता और इच्छाओं को पूरा करने वाली वस्तुएं साधन कहलाती है। ये वस्तुएं प्राकृतिक और मानव निर्मित हो सकती है। जहां कुछ प्राकृतिक रूप से निर्मित होती है तो मानव अपनी इच्छा से अपनी आवश्यकताओं के अनुसार निर्मित करता है। जैसे प्रकृति ने हमें अनेक प्रकार की वस्तुएं दी है जिनका हमारे लिए बहुत महत्व है, जैसे कि भूमि, जल, मिट्टी, खनिज, पशु, वनस्पति, वायु, सूर्य का प्रकाश और स्वयं मनुष्य। और इन सभी प्राकृतिक साधनों को हम परिष्कृत करके, संशोधित करके और अधिक उपयोगी बना सकते हैं और उनसे अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य लकड़ी से फर्नीचर बनाता है, नाव बनाता है। इसके अलावा अपने घर को सजाने के लिए इंटीरियर डेकोरेशन जैसे अनेक साजो सामान का निर्माण करता है। के साथ साथ कपास से मनुष्य उसको बीन करके अनेक प्रकार के कपड़ों का निर्माण करता है जो हमारे लिबास के रूप में उपयोगी होते हैं। और लोहा एक खनिज पदार्थ है जिसको संशोधित करके मनुष्य अनेक आवश्यकताओं की वस्तुएं बनाता है, मशीनें बनाता है और दूसरी जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है धातु से संबंधित वो सभी पूरी कर पाता है। अतः कोई भी वस्तु, पदार्थ अथवा तत्व जिसका उपयोग संभव हो तथा उसके रूपांतरण से उसकी उपादेयता अर्थात उसकी यूजफुलनेस एवं मूल्य में वृद्धि हो जाए संसाधन कहलाता है। कोई भी ऐसी वस्तु उसका रूपांतरण किया जा सके और जिसके मूल्य में वृद्धि हो जाए और उसकी उपयोगिता बढ़ जाए वो सभी संसाधन है। जेम्स फिशर ने इसीलिए कहा है कि संसाधन में कोई भी वस्तु हो सकती है जो मानवीय इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है। अतः कोई ऐसी वस्तु जो मनुष्य की आवश्यकता और इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकती वह मनुष्य के लिए संसाधन नहीं हो सकती, जबकि जो वस्तु मनुष्य की विभिन्न इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है उसी को हम संसाधन कहेंगे। सम अदर इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस, अलग जो परिभाषाएं है महत्वपूर्ण, उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले पीई मैकॉल के अनुसार प्राकृतिक संसाधन प्रकृति द्वारा प्रदत्त वे साधन है जो मनुष्य के लिए उपयोगी है। तो हम क्या कह सकते हैं, प्रकृति ने हमें अनेक प्रकार की वस्तुएं दी है जो हमारे लिए उपयोगी है और वो संसाधन कही जा सकती है। वहीं E.W. जिमरमैन के शब्दों में संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं है जो कि जरूरतों को पूरा करने की क्षमता रखती है। उन्हें मनुष्य के सामर्थ्य एवं इच्छाओं द्वारा उपयोगी बनाया जा सकता है। अर्थात हमारे पर्यावरण में ऐसी विशेषता है या क्षमता है जिसका मनुष्य के लिए बहुत उपयोग है या मनुष्य अपने सामर्थ्य और इच्छाओं द्वारा उनको अधिक उपयोगी बना सकता है। स्मिथ और फिलिप्स के अनुसार संसाधन मानव की सेवा में पर्यावरण की क्रियाशीलता का नाम है। इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जिनको हम याद कर सकते हैं एग्जाम की जरूरत को पूरा करने के लिए। और इसके बाद उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर संक्षेप में कहा जा सकता है, संसाधन किसी वस्तु के उस भरोसेमंद गुण, क्षमता, कार्य या सक्रियता को कहते हैं जो मानव की परिसंपत्ति बन जाते हैं। परिसंपत्ति या एसेट से हमारा अभिप्राय उन सभी वस्तुओं से है जो बहुत ही लाभकारी है, बहुत जरूरतपूर्ण है, या हम कह सकते हैं जिनका मनुष्य के जीवन में बहुत अधिक महत्व है, जैसे कि हमारी जमीन है, हमारे मकान है। इसी प्रकार से संसाधन भी हमारी परिसंपत्ति या एसेट ही है जिनसे हमारी अनेक प्रकार की आवश्यकताएं पूर्ति होती है, क्योंकि उनमें गुण, क्षमता और कार्य सक्रियता की विशेषता पाई जाती है। इसी देश के संसाधनों और अर्थतंत्र में गहरा संबंध है, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। भौतिक से हमारा क्या अभिप्राय है, पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, मिट्टी, खनिज पदार्थ, ये सभी भौतिक रूप है,
वहीं दूसरी ओर सांस्कृतिक पर्यावरण से है मनुष्य के रहन सहन और मनुष्य की इच्छाएं क्या है, क्या वो काम करना चाहता है, दूसरा वो किस प्रकार का जीवन व्यतीत करता है, वो सारी चीजें मिलकर एक सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करती है। और इन दोनों के मिलने से ही संसाधनों और अर्थतंत्र में, और किसी देश के संसाधनों और अर्थतंत्र में गहरा संबंध है। पर्यावरण से ही किसी देश के संसाधन और अर्थतंत्र का विकास हो पाता है। संसाधनों की उपलब्धता और प्रयोग से न केवल मानव की भोजन, कपड़ा और आवश्यकता जैसी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होती है, बल्कि अनेक प्रकार के रोजगार भी उत्पन्न करता है। संसाधनों के उपयोग से सांस्कृतिक विकास होता है। सांस्कृतिक विकास ही आर्थिक विकास का इंजन है। जिन देशों में संसाधनों के दोहन की क्षमता अधिक होती है वे ही प्रगति की दौड़ में हमेशा आगे रहते हैं, लेकिन जिसके पास क्षमता नहीं है तो वो पीछे पिछड़ जाते हैं। इस उदाहरण के ऊपर हम अफ्रीका के देशों को देख सकते हैं। आर्थिक विकास में संसाधनों का योगदान। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए संसाधनों का विशेष महत्व है, क्योंकि संसाधनों के आधार पर ही किसी देश की अर्थव्यवस्था का विकास निर्भर है, क्योंकि वहां की भौतिक और सांस्कृतिक पर्यावरण संसाधनों को जन्म देते हैं। किसी देश के संसाधनों और अर्थतंत्र में गहरा संबंध पाया जाता है। वहाँ की संस्कृति, उसका रहन सहन, मनुष्य का खान पान, उसकी जरूरतें सभी मिलकर के वहाँ की संस्कृति का निर्माण करती है और जो विभिन्न प्रकार के संसाधनों के दोहन को प्रभावित करते हैं। क्योंकि संसाधनों की उपलब्धता और प्रयोग से न केवल मानव की भोजन, कपड़ा और आवास की ही जरूरतें पूरा होती है, बल्कि उसको रोजगार भी प्राप्त होता है। क्योंकि संस्कृति में विशेष प्रकार की सांस्कृतिक वस्तुओं की रिक्वायरमेंट होती है, उनको पूरा करने के लिए भी उद्योग लगाए जाते हैं, बल्कि उससे फिर जिसकी वजह से भी अनेक प्रकार के रोजगार उत्पन्न होते हैं। संसाधनों के उपयोग से सांस्कृतिक विकास होता है। सांस्कृतिक विकास से आर्थिक विकास का इंजन होता है। जिन देशों में संसाधनों की दोहन क्षमता अधिक होती है वे प्रगति की दौड़ में हमेशा आगे होते हैं, अन्यथा वे पिछड़ जाते हैं। यदि इस बात को हम समझे तो हम पाएंगे कि अफ्रीकन कंट्रीज में जितने भी देश है उन्होंने अपने संसाधनों का इतना विकास नहीं किया, या आप कह सकते हैं कि उनके पास या इस पर उनको विकसित करने के लिए पूंजी या प्रौद्योगिकी है, जिसकी वजह से उनके बहुत सारे संसाधन जो कि प्रचुर मात्रा में उपस्थित है लेकिन उनका दोहन नहीं हो पाया। उसी के विपरीत यदि हम देखेंगे कि यूरोप और पश्चिम देशों में देखेंगे कि वहां पर संसाधनों का बहुत अधिक विकास हुआ है, क्योंकि वहां की अर्थव्यवस्था बहुत उन्नत है। उन्होंने अनेक प्रकार की टेक्नोलॉजी या उद्योग टेक्नोलॉजी का विकास किया है, जिससे उन्होंने अपने संसाधनों का बहुत ही अच्छा दोहन कर अपने विकास और अपने विकास को गति दी है। पदार्थ तभी संसाधन बनता है, या हम कह सकते हैं कोई भी पदार्थ कब संसाधन होता है उसको हम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, जब वह मानव की कोई इच्छा पूरी कर सकता है या इच्छा को पूरा करने में उपयोगी है, तभी वह संसाधन कहला सकता है। मान लीजिए आपके पास पेन है, यदि वह आपके लिए लिख नहीं सकता जो कि वो आपकी लिखने की आवश्यकता को पूरी कर सकता है, तो वो आपके पास पेन नहीं रहेगा, बल्कि वो आपके पास व्यर्थ की चीज होगी, उसको आप फेंक देंगे। लेकिन यदि पेन चलता है और आपकी लिखने की इच्छा पूरी कर सकता है तो आप उसको संसाधन मानेंगे और अपने पास रखेंगे, क्योंकि वो लिखने की इच्छा को पूरी कर सकता है। वहीं उसके रूपांतरण के बाद तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध, अर्थात कोई ऐसी वस्तु है जिसका रूपांतरण किया जा सकता है और उसकी उपयोगिता में वृद्धि आ जाए या उसके मूल्य में वृद्धि हो जाए, तो वो संसाधन है। लेकिन उसके लिए आपके पास तकनीक और प्रौद्योगिकी उपलब्ध होना बहुत जरूरी। जैसे कि लोहा एक खनिज पदार्थ है, लेकिन यदि आपके पास उसको दोहन करने की विधि नहीं है, उसको मतलब गला करके धातु में परिवर्तित करने की विधि नहीं है, तो वो आपके लिए पत्थर के समान है। इस प्रकार से आपके पास किसी भी खनिज पदार्थ को दोहन करने के लिए उचित तकनीक और प्रौद्योगिकी का होना आवश्यकता कि उसका आप रूपांतरण कर सके। इसके बाद रूपांतरण के बाद उस पदार्थ के मूल्य में वृद्धि होती है। यदि आप किसी भी वस्तु का जो कि एक खनिज पदार्थ के रूप में आपको प्राप्त होता है या किसी कच्चे माल के रूप में प्राप्त होता है जिसका आप रूपांतरण कर सकते हैं, तो ही वह आपके पास आपके लिए संसाधन है, नहीं तो वह आपके लिए संसाधन नहीं है। इस प्रकार से ये 3 महत्वपूर्ण बातें थी जो बताती है संसाधनों का महत्व। अब देखते हैं संसाधन देश और काल सापेक्ष होते हैं। आर्थिक समय और देश विशेष के अनुसार किसी वस्तु का महत्व बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। या हम कह सकते हैं किसी देश में जो चीज संसाधन है तो दूसरे देश में संसाधन नहीं हो, ये जरूरी नहीं। या हम कह सकते हैं जरूरी नहीं कि वहां भी वो संसाधन हो, और जो एक समय पर संसाधन है तो आने वाले टाइम पे हो सकता है वो संसाधन ना रहे, या जो वस्तु पहले संसाधन नहीं थी वो आने वाले टाइम में वो संसाधन बन जाए। ये सभी समय और स्थान के आधार पर विभिन्न
पाई जाती है। प्रकृति के सभी पदार्थ सभी जगह और हर समय संसाधन नहीं होते। मृदा, जल, पवन, सूर्य का प्रकाश, वन और वन्य प्राणी मनुष्य के जन्म से बहुत पहले से ही इस धरा पर थे। अर्थात इसके अनुसार ये कहा गया है कि जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ तभी से ये सारी चीजें पृथ्वी पर विद्यमान है, लेकिन मनुष्य जब प्रारंभ में आया तो तब इनका उपयोग नहीं कर पाता था। लाखों वर्षों तक ये चीजें ऐसे ही व्यर्थ पड़ी रही, लेकिन इनका एक संसाधन के रूप में उपयोग नहीं कर पाया, क्योंकि मनुष्य के पास इस प्रकार की या तो समझ नहीं थी या उसके पास प्रौद्योगिकी नहीं थी। लेकिन जब मनुष्य के मानस का विकास हुआ तो ये सभी पदार्थ उसके लिए संसाधन के रूप में उपस्थित हो गए। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जहां पर खनिज तेल प्रारंभ में बदबूदार तरल पदार्थ था, लेकिन अंतर्दहन इंजन या इंटरनल कंबशन इंजन के आविष्कार के बाद यह एक लिक्विड सोना के रूप में बनकर उभरा है और इसका विषय मनुष्य के लिए एक शक्ति के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण तरल पदार्थ बन के उभरा है, जिसका मनुष्य अनेक उद्योगों में उपयोग करता है ईंधन के रूप में। धातु उगलाने की कला सीखने से पहले खनिज मनुष्य के लिए पत्थर ही। फॉर एग्जाम्पल अनेक प्रकार की धातुएं हैं जो खनिज रूप में या अयस्क रूप में प्राप्त होती है, लेकिन जब मनुष्य के पास इनको गलाने की या इनको संशोधित करने की विधि नहीं थी तो ये केवल पत्थर के समान थे। वैसे ही पवन भी एक संसाधन नहीं थी, लेकिन पवन चक्की के आविष्कार के बाद यह एक संसाधन बन के उभरी है। वहीं एल्यूमिनियम एक महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ था जो एक धातु के रूप में हमें मिलता है, लेकिन पहले इसका विशेष महत्व नहीं था, लेकिन जैसे एरोप्लेन का आविष्कार हुआ तो एल्यूमिनियम का भी महत्वपूर्ण उपयोग होने लगा और ये एक विशेष संसाधन बन के उभरा। इसके बाद कोयला शताब्दियों तक जमीन के अंदर दफन रहा, लेकिन भाप के इंजन के आविष्कार के बाद तुरंत यह एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरा और ये यहाँ तक कि इसको उद्योगों की रोटी या ब्रेड ऑफ इंडस्ट्री कहा जाने लगा। विद्युत बनाने की तकनीक सीख लेने के बाद ही विश्व के बड़े बड़े जलप्रपात मनुष्य को संसाधन दिखाई देने लगे, क्योंकि बहुत पहले जमीन पर पानी जो ऊंचाई से निचाई की ओर गिरता था वैसे ही व्यर्थ बहता रहता था। जब मनुष्य ने इस टरबाइन के आविष्कार के बाद उससे बिजली बनाना सीख लिया तो उसने जलप्रपातों को एक संसाधन के रूप में देखना शुरू कर दिया। इसके अलावा कोई एक वस्तु किसी एक स्थान पर संसाधन सिद्ध हो सकती है, जबकि किसी दूसरे स्थान पर वही वस्तु उदासीन तत्व बनकर रह जाती है। उदाहरण के लिए आज भी जिन देशों के पास यूरेनियम है लेकिन उनके पास उसको उपयोग करने की विधि नहीं है या टेक्नोलॉजी नहीं है, तो यूरेनियम उनके लिए संसाधन नहीं है बल्कि एक तटस्थ पदार्थ है या न्यूट्रल स्टफ कह सकते हैं। कोई भी वस्तु तभी आपके पास आपके लिए संसाधन हो सकती है जब आप उसको दोहन करने की विधि भी जानते हो। जैसे यूरेनियम, और ये हमने देखा है यूरेनियम से आप बिजली बना सकते हैं, ये अनेक आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास यदि किसी भी प्रकार की उसको दोहन विधि नहीं है या प्रौद्योगिकी नहीं है तो ये आपके पास व्यर्थ की चीज होगी। इसी प्रकार यदि आप उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात को देखेंगे कि वहां पर वह एक संसाधन है, क्योंकि वहां पर उसको जलप्रपात बना करके क्योंकि उस जलप्रपात से अमेरिका बहुत सारी विद्युत उत्पादन कर पाता है। जबकि दूसरी तरफ अफ्रीका की जायरे नदी स्टेनले जलप्रपात को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसकी जो क्षमता है वह 100 से 150 लाख अश्व शक्ति है, लेकिन उसका दोहन नहीं हो पाया क्योंकि उनके पास इस प्रकार की कोई या तो विधि नहीं है या उनके पास पूंजी नहीं ताकि उसका दोहन कर सके। यहाँ पर आप पिक्चर में भी इन दोनों चीजों में अंतर स्पष्ट कर पाएंगे किस प्रकार स्टेनले जलप्रपात व्यर्थ में ही अपने जल को बहा रहा। दूसरी ओर नियाग्रा जलप्रपात पर एक डैम बनाया गया और इससे बिजली उत्पन्न की जाती है और दूसरी परियोजनाओं को भी संपूर्ण किया जाता है। किसी भी वस्तु की कार्य करने की क्षमता अथवा योग्यता समय के साथ भी बदल सकती है। ये कैसे कह सकते हैं? किसी भी वस्तु की कार्य करने की क्षमता अथवा योग्यता समय के साथ भी बदल सकती है। आप उदाहरण के लिए 30 साल पहले तक दामोदर पश्चिम बंगाल के लिए एक शोक नदी थी, वही देनिसी संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए शोक नदी और ह्वांगहो नदी चीन के लिए शोक की नदी थी। लेकिन क्षेत्रीय नियोजन के बाद इसके जल को इस प्रकार से सुनियोजित तरीके से चैनलाइज किया कि उसको अनेक परियोजनाओं में उनका उपयोग किया जाने लगा और इस प्रकार ये सभी नदियां इन देशों के लिए संसाधन बन के उभरी है। अभी भी संसार में ऐसे कई तथ्य हैं जिनकी न तो हमें उपयोगिता का ज्ञान है और न ही ऐसी प्रौद्योगिकी उपलब्ध है जिसे मनुष्य के लिए उसका उपयोग संभव बनाया जा सके। इस प्रकार संसाधन की अवधारणा सताई नहीं बल्कि डायनामिक है, या हम कह सकते हैं समय के साथ
परिवर्तन होती रहती है, जो समय, तकनीक व जरूरतों के मुताबिक बदल जाती है। संसाधन संस्कृति, प्रकृति और मनुष्य की अंतरक्रिया से बनते हैं। जो संसाधन जो निर्माण है वो स्वयं नहीं होता, बल्कि वह संस्कृति और मनुष्य की अंतरक्रिया के फलस्वरूप इनका निर्माण होता है। कोई भी प्राकृतिक पदार्थ स्वयं संसाधन नहीं बन जाते। संसाधन तब बनते हैं जब किसी प्रौद्योगिकी के बल पर उसके रूप गुण रूपांतरित करके उन्हें उपयोगी बनाया जाता है। प्रौद्योगिकी का स्तर किसी समाज की तकनीकी कुशलता और वैज्ञानिक क्षमताओं पर आधारित होता है। यदि मनुष्य के पास अनेक प्रकार की क्षमताएं, कुशलता और ज्ञान, विज्ञान, संस्कार, परंपराएं और दर्शन का समुच्चय है तो इनका निर्माण हो पाता है। तो इनका निर्माण एक सामान्य अवस्था नहीं है, बल्कि यह एक विशेष अवस्था जिसमें संस्कृति और मनुष्य की अंतरक्रिया काम करती है, या कि आप इस पर अनेक प्रकार की टेक्नोलॉजी या औद्योगिक विधियां काम करती है, जब जाकर प्राकृतिक जो वस्तुएं है या पदार्थ है वो एक संसाधन के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसीलिए जिमरमैन ने कहा कि संस्कृति प्रकृति की सहमति से उत्पन्न उन उपकरणों व यंत्रों, विधियों और ज्ञान का समुच्चय होती है जिनके माध्यम से हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। अतः संस्कृति न केवल पदार्थों के दोहन उपभोग की सीमा निर्धारित करती है, बल्कि अनेक सांस्कृतिक प्रतिरोधों जैसे कि विषाक्त जीवाणु, अकाल, बाढ़, भूकंप, बीमारियां तथा कीट आदि पर विजय पाने के तरीके भी सिखाती है। विकास की प्रक्रिया में मानव की भूमिका सदा निर्णायक रही है। उसे जैसी प्रौद्योगिकी विरासत में मिलती है, उससे वह प्रकृति में हरकत से बरकत की कहावत को चरितार्थ करता है। आदिम समाजों में तकनीक के अभाव में मानव जीविकोपार्जन के लिए महत्वपूर्ण प्रकृति पर निर्भर था तथा उसकी कार्य तथा उत्पादन क्षमताएं भी अत्यंत निम्न कोटि की थी। लेकिन आज बढ़ती हुई जनसंख्या, विज्ञान की अभूतपूर्व प्रगति से उपजी खुशहाली तथा रहन सहन का उच्च स्तर, अवसरों की प्रचुरता के कारण मानव प्रकृति से तालमेल रखते हुए विकास की नई नई दिशाएं खोज रहा है और आगे भी खोजता रहेगा। इसी आधार पर जिमरमैन ने कहा है कि संसाधन होते नहीं, वे मानव के सहयोग से बनाए जाते हैं। दुनिया के सभी भागों में मानव प्रकृति और संस्कृति की अंतरक्रिया का रूप एक जैसा नहीं होता। इसके दो मुख्य कारण है। नंबर 1, पृथ्वी पर प्राकृतिक पदार्थों जैसे कि जल, मृदा, खनिज, वनस्पति व वन्य प्राणी इत्यादि का वितरण बहुत असमान पाया जाता है, क्योंकि जो प्राकृतिक जो स्वरूप है पृथ्वी के सतल भाग का वो अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार का है। कहीं पर आप मरुस्थल देखेंगे, कहीं पर बहुत अधिक समुद्र देखेंगे, तो कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर झीलें है, कहीं पर वन्य प्राणी और वन संपदा बहुत अधिक है, तो कहीं पर ये बंजर है। इस प्रकार से ये संसाधनों का जो वितरण है वो भिन्न भिन्न है, या आप कह सकते हैं समान रूप से नहीं पाया जाता। दूसरा क्या है, मानव की भौतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं में भारी असमानताएं पाई जाती है, जिसके फलस्वरूप कहीं कहीं उन्नत प्रौद्योगिकी विकसित नहीं हो पाती। और दूसरा क्या है, ये जो सभी प्रकार के पदार्थ है इनको दोहन के लिए प्रौद्योगिकी हर स्थान पर विकसित नहीं हो पाई है। यदि आप एग्जाम्पल देखेंगे यूरोप और पश्चिमी देशों में जहाँ प्रौद्योगिकी बहुत उन्नत है, वहीं अफ्रीका जैसे देशों में या विकसित या अलग विकसित देशों में पाओगे कि ये प्रौद्योगिकी इतनी उन्नत नहीं हुई है, या वहाँ की भौतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं में बहुत असमानता है, जिसके फलस्वरूप संसाधनों का विशेष दोहन नहीं हो पाया है। यदि किसी देश में प्रौद्योगिकी विकसित नहीं भी हो पाई है, या हम एक महत्वपूर्ण बात इसमें देख सकते हैं, यदि किसी देश में प्रौद्योगिकी विकसित नहीं भी हो पाई है तो यह जरूरी नहीं कि वहां का संसाधन के निर्माण की प्रक्रिया भी समाप्त हो जाए। आज के आर्थिक भूमंडलीयकरण के दौर में आप प्रौद्योगिकी का जो विकसित देशों से आयात किया जा सकता है, परंतु इसके लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। परिणाम स्वरूप संसार के बहुत से देश इसलिए पिछड़े हुए नहीं है कि उनके पास संसाधनों की कमी है, बल्कि इसलिए पिछड़े हुए हैं कि वे विकसित देशों की तरह उनके पास पर्याप्त पूंजी नहीं है और प्रौद्योगिकी नहीं है। हम कह सकते हैं यदि किसी देश के पास यदि प्रौद्योगिकी नहीं है या वहां पे उसका विकास नहीं हुआ है तो भी कोई बात नहीं, वह विकसित देशों से उस प्रौद्योगिकी का आयात कर उस प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अपने संसाधनों को विकसित रूप दे सकते हैं या उनका विकास कर सकते हैं। लेकिन इसके फलस्वरूप ये चीज भी तब पूरी नहीं हो सकती जब यदि किसी देश के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है। इसी कारण से बहुत सारे देश केवल इसलिए पीछे नहीं रह गए कि उनके पास संसाधन नहीं है, बल्कि वहां पर बहुत सारे संसाधन उपस्थित है लेकिन उनका दोहन नहीं हो पाया है, क्योंकि उनके पास पर्याप्त पूंजी या प्रौद्योगिकी नहीं है। ये
चीजें और अलग विकसित देशों में देखी जा सकती है। संसाधन निर्माण में उत्पादन बलों की भूमिका। संसाधन के निर्माण में उत्पादन जो बल होते हैं उनका क्या कार्य है वो यहाँ पर हम समझते हैं। मनुष्य का सामाजिक इतिहास वास्तव में प्रौद्योगिकी के विकास का इतिहास है। हमारे इतिहास के विभिन्न चरण समय प्रयोग में लाई गई प्रौद्योगिकी के नाम से ही पहचाने जाते हैं, जैसे पत्थर युग, लौह युग, ताम्र युग तथा वर्तमान कंप्यूटर युग इत्यादि। प्रौद्योगिकी यांत्रिक उत्पादन बलों को जन्म देती है। उत्पादन बलों में मशीनें, औजार, हथियार आदि शामिल किए जाते हैं। विकास के चरण के अनुसार पत्थर, डंडा व लोहे से लेकर ट्रैक्टर, कंबाइन व कंप्यूटर तक यांत्रिक उत्पादन बलों के हमें अनेक उदाहरण मिलते हैं। मनुष्य स्वयं भी एक उत्पादन बल है। जिस जगह उत्पादन बल जितने कुशल व सक्षम होंगे वही संसाधनों का निर्माण उतना ही अधिक अच्छा होगा। परिष्कृत उत्पादन व बल रचना का निर्माण करके एक ऐसा तल तैयार करते हैं जिस पर बहुआयामी विकास का ढांचा खड़ा किया जा सके। तो इस प्रकार आज का हमारा जो विषय था वो कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।